अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और फेडरल बोर्ड की बायोलॉजी के एक और लेक्चर के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हाजिर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का दूसरा लेक्चर जो है शुरू करने जा रहे हैं। इससे कबल हमने जिक्र किया था सेल फ्रैक्शनेशन के हवाले से। सेल फ्रैक्शनेशन एक ऐसी टेक्निक थी जिसके जरिए से सेल को स्टडी किया जाता है। सेल को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ करके फिर उसके पार्ट्स की स्टडी की जाती है। इसी तरह से मजीद टेक्निक्स का आज की इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले जो तरीका जिक्र किया जा रहा है वो है हमारे पास डिफरेंशियल स्टेनिंग, या हम सिंपली इसको स्टेनिंग भी कह सकते हैं। स्टेनिंग का मतलब क्या है? स्टेनिंग का मतलब है कि मुख्तलिफ कलर्स का यूज़ करना, मुख्तलिफ रंगों का यूज़ करना सेल के ऊपर। सेल के ऊपर हम मुख्तलिफ रंग लगाएंगे ताकि सेल्स को अच्छी तरह से हम लोग देख सकें। अब सेल पर हम रंग क्यों लगाएंगे, क्यों उसके लिए स्टेनिंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं? वजह यहाँ पर लिखी हुई है कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसी से वो वाकया ज़हन में आगे क्रोमोसोम वाला, कि जब क्रोमोसोम जाहिर हुआ था तो वो कलर्ड नज़र आया था उस टाइम पर। और क्योंकि सेल के बाकी सारे स्ट्रक्चर्स ट्रांसपेरेंट होते हैं और वो ऐसा रंगीन उनको मिल गया, तो इसलिए वाल्टर फ्लेमिंग ने जल्दी में उसका नाम कलर्ड स्ट्रक्चर रख दिया, कलर्ड बॉडी रख लिया। लेकिन बाद में पता चला कि क्रोमोसोम जो है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है और सेल को स्टडी करने के दौरान उसके ऊपर भी कलर लग गया था, जिस वजह से वो कलर्ड नजर आया था। लेकिन हकीकत में क्रोमोसोम कलर्ड नहीं होता। हम जो सेल देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, हमें पिंक और पर्पल कलर का नजर आ रहा है, लेकिन अगर रियल में देखेंगे तो ये ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स जो हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो उनके स्ट्रक्चर्स में फ़र्क लाने के लिए, ताकि हमें पता चले कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ मौजूद है, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आएगा कि पर्पल कलर से जो है वो न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और पिंक कलर के साथ में जैसे कि साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है। तो मुख्तलिफ हिस्सों में फ़र्क करने के लिए मुख्तलिफ कलर्स को यूज़ करते हैं। कलर लगाने को सिंपली स्टेनिंग कहा जाएगा, और जब हम लोग मुख्तलिफ कलर्स लगा रहे हैं तो इसे डिफरेंशियल स्टेनिंग कहा जाएगा। अगर हम एक कलर लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है बोरेक्स कार्मिन, अगर हम बोरेक्स कार्माइन का जिक्र करें तो इसके अंदर दो केमिकल होते हैं। एक होता है बोरेक्स जो कि है सोडियम बोरेट, और दूसरा केमिकल जो है वो इंसेक्ट से हासिल होता है, एक लाइस से हासिल होता है, जिसे कार्माइन कहा जाता है, जो कि रेड कलर का होता है। तो इस तरह से बोरेक्स कार्माइन का यूज़ किया जा सकता है मुख्तलिफ हिस्सों को रंग लगाने के लिए। मिसाल के तौर पर हम न्यूक्लियस को रंग लगा रहे हैं या साइटोप्लाज्म को रंग लगा रहे हैं, तो ये रेड कलर के हमें नजर आएंगे। तो ये जो हम लोग बोरेक्स कार्बान का यूज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ एक हिस्से में ही रंग लगाया जाएगा। तो इसका इस्तेमाल सिंगल स्टेनिंग में होगा जब हम एक कलर यूज़ करें। लेकिन अगर हम दो कलर यूज़ करेंगे तो वो डिफरेंशियल स्टेनिंग में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि एक केमिकल है जिसका नाम है हेमोटॉक्सिलिन। ये हेमोटॉक्सिलिन जो है ये न्यूक्लियस को कलर लगाया जाएगा, और दूसरा है इओसिन। इओसिन जो है ये साइटोप्लाज्म को रंग लगाया जाएगा। जैसे इस तस्वीर में दो रंग आपको नजर आ रहे हैं। जो आपको नजर आ रहा है मिसाल के तौर पर ये वाला पर्पल कलर, ये है हेमोटॉक्सिलिन का, और जो आपको सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म में पिंक नजर आ रहा है, ये वाला कलर है हमारे पास इओसिन का। असल में क्या होता है कि हेमोटॉक्सिलिन जो है उसके कंपाउंड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, और डीएनए लाजिम बात है न्यूक्लियस में मौजूद होता है। तो वहां पर इसके एब्जॉर्ब होने से ये हमारे पास पर्पल कलर हासिल होता है। और इसी तरह से इओसिन जो है ये साइटोप्लाज्म के केमिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो वहां पर पिंक कलर को शो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम लोग कलर्स लगा करके सेल की पहचान करते हैं, सेल को देख पाते हैं, वरना सेल का देखना हमारे लिए मुश्किल होगा। इस तस्वीर के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको दो सेल्स की तस्वीर नजर आ रही है। एक ये वाला मुख्तलिफ सेल्स मौजूद हैं और दूसरे यहाँ पर मुख्तलिफ सेल्स मौजूद हैं। अगर आप कहेंगे कि मोर क्लियरली हमें कौन सा ऐसा नजर आ रहा है, तो ये बी वाली तस्वीर जो है हमें ज्यादा क्लियर नजर आ रही है, क्योंकि इसके अंदर कलर्स को यूज किया गया है, डाइस को यूज किया गया है, जबकि यहाँ पर कोई कलर यूज नहीं किए गए। तो सारे हिस्से हमें एक जैसे नजर आ रहे हैं, कोई भी हमें फर्क हमें महसूस नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए कलर्स का यूज करके हम लोग सेल के स्ट्रक्चर्स को मजीद आसानी के साथ में देख पाते हैं। यहाँ भी दो तरह के बैक्टीरिया का जिक्र किया गया है, एक ही ग्राम पॉजिटिव और दूसरे ही ग्राम नेगेटिव। अब अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जिक्र करेंगे तो उनका कलर आपको नजर आ रहा है कि उनका पर्पल कलर है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उनका कलर जो है वो हमारे पास पिंक मौजूद है। अब एक ही जगह पर ये दोनों बैक्टीरिया मौजूद है, हमने कलर अप्लाई किया, यानी कि हमने जो है एक हेमोटॉक्सिलिन और दूसरा इओसिन अप्लाई किया। हेमोटॉक्सिलिन की वजह से जो कलर हमें देखने को मिला वो हमें ये ग्राम पॉजिटिव का कलर देखने को मिला, और जब हमने इओसिन को अप्लाई किया तो ग्राम नेगेटिव का कलर भी हमें देखने को मिला। तो इस तरह से हम लोग दो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की पहचान करते हैं इन कलर्स की वजह से, जिसे डबल स्टेनिंग या डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक कहा जा रहा है। फिर हमारे पास एक और तरीकेकार का जिक्र किया जा रहा है जो कि है माइक्रो डायसेक्शन। माइक्रो लफ्ज जो है स्मॉल को जाहिर कर रहा है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, और डायसेक्शन जो है वो कटिंग को कहा जा रहा है। जब हम लोग आमतौर पर कटिंग करते हैं एनाटॉमी के अंदर तो वो बड़े लेवल पे होती है, उनके पार्ट्स हमें हमारी आंख से नजर आ जाते हैं।
तो उनको कट करना, उन टिश्यूज़ को हमारी बॉडी से कट करना ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है बड़े पैमाने पर। लेकिन अगर सेल्यूलर लेवल पर हम लोग किसी टिश्यू को कट कर रहे हैं, सेल्यूलर लेवल पर हम टिश्यू को कट कर रहे हैं, जैसे ब्रेन के कुछ सेल्स हमने कट किए, हार्ट के कुछ खराब सेल्स हमने कट किए या नर्वस सेल्स हमने कट किए, तो उस दौरान हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप की मदद से हम सेल्स देखेंगे और फिर उन सेल्स को वहाँ से जुदा करेंगे। जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल से माइक्रोस्कोप की मदद से सेल्स को देख के कट कर रहे हैं, उसे माइक्रो डाइसेक्शन कहा जा रहा है। इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? हमारी बॉडी में से खराब सेल्स को रिमूव करने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे ट्यूमर के सेल्स हो गए, कैंसरियस सेल्स हो गए, या कुछ हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंस आ चुके हैं सेल्स के अंदर, तो उन सेल्स को, पर्टिकुलर सेल्स को अगर हम निकालना चाहते हैं तो माइक्रो डाइसेक्शन का यूज़ करते हैं। अब माइक्रो डाइसेक्शन के अंदर एक तो माइक्रोस्कोपिक हमारे पास यूज हो रहा होगा, और माइक्रोस्कोप के साथ जो है एक टीवी स्क्रीन जो है, मॉनिटर जो है वो भी कनेक्टेड होता है, ताकि जो माइक्रोस्कोप से हम चीज़ देख रहे हैं वो चीज़ हमें टीवी पर भी नज़र आए एक बड़ी इमेज की सूरत में, ताकि हम लोग उसकी मदद से देख करके उस पार्ट को रिमूव कर सकें हमारी बॉडी से। अब इसके अंदर यूज जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स हो रहे होते हैं, जैसे कि माइक्रो नीडल यूज हो रही होती है, माइक्रो स्केपल्स यूज होते हैं, या फिर जो है लेजर टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज होती है, इंफ्रा रेज जो है वो यूज होती हैं, और उन रेज की मदद से ही उन खराब सेल्स को हमारी बॉडी से निकाला जाता है। तो ये माइक्रो डाइसेक्शन की मदद से हमारी बॉडी में से मुख्तलिफ सेल्स को निकाला जाता है जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अब यहाँ पर माइक्रो डाइसेक्शन की एक किस्म का जिक्र किया जा रहा है, जो कि है लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन। इसके अंदर इंफ्रा रेज जो है वो यूज हो रही होती है, और यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि ये जो लेजर है ये इस टीवी स्क्रीन के साथ में कनेक्टेड है। तो जो भी लेजर हमारी गुजरेगी जहां पर से भी, वो हमें टीवी पर नजर आ रहा होगा कि वो कौन से हिस्से में से गुजर रही है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर दो चीजें यूज की जा रही हैं। एक वो टिश्यू जिसके अंदर खराब सेल्स मौजूद हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर एक ये हमारे पास मुख्तलिफ टिश्यू है, अब उसके मुख्तलिफ सेल्स हैं, सारे सेल्स उसके खराब नहीं है, एक पर्टिकुलर पार्ट के वो सेल्स खराब हो सकते हैं, हमने सिर्फ इस पार्ट में से सेल्स को निकालना है। अब क्या किया जाएगा कि इसके ऊपर एक हमारे पास लेयर लगाई जाएगी। ये एक ऐसी लेयर है जो कि एडिसिव होती है, मतलब कि ये लेयर जो है सेल्स को चिपका सकती है। अब ये लेयर जो है सेल्स को तब चिपका सकती है जब ये लेजर जो है इस लेयर के ऊपर गिरेगी। मिसाल के तौर पर जब हमने इस लेजर को यहाँ पर गिराया है, तो सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट के जो सेल्स होंगे वो अलग होकर के इस पार्ट के साथ में जुड़ जाएंगे। इस तरह से हमारे टिश्यू में से बाकी सेल्स अनअफेक्टेड रहेंगे, सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट के जहां पर लेजर लगा है वहां के सेल्स रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन की मदद से भी खराब सेल्स को हमारी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक और तरीकेकार आता है जिसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। कल्चर का मतलब होता है ग्रो कराना। हम लोग मुख्तलिफ सेल्स को या फिर टिश्यूज को जब ग्रो कराते हैं उसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। अब ये जो टिश्यू कल्चर होता है ये दरअसल इन वाइट्रो कल्चर होता है। इन वाइट्रो कल्चर का मतलब है कि ये लेबोरेटरी के अंदर प्रोसीजर हो रहा होता है। टिश्यू कल्चर के हवाले से लिखा हुआ है कि ग्रोथ ऑफ सेल आर टिश्यू, ग्रोथ हो रही है टिश्यूज की या सेल्स की, लेकिन कहाँ पर हो रही है? एक केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर। यानी कि हमारे पास मिसाल के तौर पर एक टेस्ट ट्यूब मौजूद है, उस टेस्ट ट्यूब को हमने केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम बना दिया है। केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम का मतलब है कि हमने उसके अंदर सिर्फ वही केमिकल्स दाखिल किए हुए हैं जो कि सेल्स के लिए ज़रूरी थे, तो हमने उसके हिसाब से हार्मोन्स केमिकल्स को दाखिल किया हुआ है। और मज़ीद लिखा हुआ है अंडर स्टीराइल कंडीशन। स्टीराइल कंडीशन का मतलब ये है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मज़ीद कोई डिफरेंट जरासीम जो है वो मौजूद नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है। तो इसके अंदर सिर्फ पर्टिकुलर सेल्स रखे गए हैं या टिश्यूज रखे गए हैं जिनको हमने आगे ग्रो कराना है, क्योंकि हमने केमिकल्स दे दिए हैं और हार्मोन्स दे दिए हैं। सेल्स एक्टिवेट होंगे उन केमिकल्स की मदद से, हार्मोन्स की मदद से, और वो डिवीजन करेंगे, तो चलते चलते हमारे पास एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हासिल हो जाएगा। तो ये जो टिश्यू कल्चर है प्लांट में भी किया जा सकता है, एनिमल के अंदर भी किया जा सकता है। प्लांट के अंदर हम लोग इसका जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर प्लांट्स को बनाने के लिए करते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी एक एग्जांपल मौजूद है कि सिर्फ एक गाजर के टुकड़े में से कई ज़्यादा गाजरें जो हैं वो बनाई गई। तो एक प्लांट में से कई ज़्यादा प्लांट्स बना देना, प्लांट की क्लोनिंग कराना, प्लांट की कॉपीज़ बनाना, ये दरअसल इस टिश्यू कल्चर में हमें देखने को मिल रहा है। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, क्लोन्स बहुत ज़्यादा बना लिए हमने प्लांट्स की। असेक्चुअली हमने उनको ग्रो करा दिया एक गिलास कंटेनर के अंदर, शीशे की बोतल के अंदर हमने जो है उनको ग्रो करा दिया सिंगल लेयर ऑफ सेल्स में से। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्टीवर्ट का एक्सपेरिमेंट,
और साथ में लिखा हुआ है सेलुलर टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब है कि सेल्स के अंदर वो पोटेंशियल था कि एक सेल एक पूरे प्लांट में ग्रो कर जाए, इसे टोटिपोटेंट कहा जाता है, टोटिपोटेंसी कहा जाता है इसी प्रॉपर्टी को। अब एक गाजर मौजूद है, उसके टुकड़े कर करके उन्हें जो है एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर दाखिल किया गया, फिर उसके अंदर जो सेल्स मौजूद थे वो डिवाइड होना शुरू हो गए और फिर एक प्लांटिलेट बन गया। प्लांटिलेट कहते हैं एक छोटा सा प्लांट का टुकड़ा। प्लांटलेट जो है जब जमीन पे लगाया गया तो वो पूरे एक प्लांट के अंदर, मैच्योर प्लांट के अंदर ग्रो कर गया। तो शुरू के अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स रखे, उसके अंदर सेल्स को दाखिल किया, सेल्स का ज्यादा स्ट्रक्चर बन गया, उसे केलस कहा जाता है, केलस के बाद प्लांटलेट बन गया और वो प्लांटलेट जो है प्लांट के अंदर ग्रो कर गया। तो इस तरह से सेल के अंदर टोटिपोटेंसी मौजूद थी, टोटल पोटेंशियल मौजूद था कि वो एक पूरे ही प्लांट के अंदर डेवलप हो सके। तो ये टिश्यू कल्चर की एक हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। मजीद जिक्र किया जा रहा है एनिमल टिश्यू कल्चर के हवाले से। एनिमल टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल भी जो है क्लोनिंग में हो सकता है। हम लोग एक एनिमल के सेल में से आइडेंटिकल सेल्स बना दे, उसके क्लोन्स बना ले, लेकिन ज़्यादातर इसका जो इस्तेमाल होता है वो रिसर्च के अंदर होता है। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स एबनॉर्मल है और वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कौन सी दवाइयाँ उन पर असर करेंगी या नहीं, तो इस मामले के अंदर हम एनिमल टिश्यू कल्चर कराएंगे। मिसाल के तौर पर हमने कैंसर के कुछ सेल्स हमारी बॉडी में से निकाल दिए। कैंसर के सेल्स हमने हमारी बॉडी में से निकाल दिए हैं, हम उनको ग्रो होने देंगे कि देखते हैं कि वो किस रफ्तार के साथ में डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं, और फिर जब वो ग्रो हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, हम उनके ऊपर मुख्तलिफ ड्रग्स का यूज़ करते रहेंगे और देखेंगे कि किस ड्रग का उनके ऊपर असर होता है, किस ड्रग का असर नहीं होता। तो रिसर्च के अंदर ये हमारे पास टिश्यू कल्चर एनिमल के अंदर यूज़ हो रहा है। या फिर हम देखना चाहते हैं कि क्रोमोसोम की तादाद एक सेल में कम है या ज़्यादा है। क्रोमोसोम जो है एक सेल में अगर कम है, वो डिवाइड होगा तो कितने क्रोमोसोम पहुंचेंगे। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को भी देखने के लिए, क्रोमोसोम अगर खराब है, उन सारी चीज़ों को देखने के लिए भी टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो सेल में मौजूद है, सेल डिवाइड होगा, क्रोमोसोम भी डिवाइड होगा, देखेंगे कि एबनॉर्मलिटी ट्रांसफर हो रही है नहीं। ये सारी चीज़ें सेल की एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं ये देखने के लिए हम टिश्यू कल्चर का सहारा करते हैं। तो एनिमल के अंदर ज़्यादातर इसका रिसर्च में यूज़ हो गया, जबकि प्लांट के अंदर इसका इस्तेमाल प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज करने में हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट करना भी मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।